चलो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो ऑडियो वीडियो बहुत है क्लियर। हाँ, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन में दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहली बात तो ये देखना होता है कि वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली हम देखेंगे तो क्या होगा, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बनाएगा Fe2O3.XH2O। तो ये रिएक्शन नॉर्मली पॉसिबल है कि नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूं। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। एक काम करो, ब्लॉक इसका फोकस ब्लॉक करो, ब्लॉक ही है। फिर से करो। तो मैं आपको पूछ रहा था, इफ नॉर्मली हम देखते हैं एक आयरन का पीस है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और इस आयरन के पीस को हमने बाहर रख दिया क्योंकि बारिश का पानी जो रहेगा वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ये होगा कि नहीं होगा? सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन। सो अभी जो कंडीशन है इन नॉर्मल कंडीशन दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट मींस दिस इज अ फिजिबल रिएक्शन, ठीक है। तो पॉसिबल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिजिबल। क्लियर? अब होता ऐसे है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, ये दोनों रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या ये सेकंड वाला रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है? क्या सेकंड वाला रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है? नो। इफ ऐसा होता तो एटमॉस्फेयर में जितना भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता और पानी बना देता, तो जिधर देखो उधर पानी पानी होता, सही है। तो इफ ऐसा होता तो नेचर में हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन वहां पे था वो सभी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो वाटर बना था। तो पॉसिबिलिटी दो होती है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन फिजिबल रिएक्शन, इसको बोलेंगे नॉन फिजिबल रिएक्शन। तो रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि दैट रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, दैट रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हमको देखना होता है, ठीक है। और ये फिजिबिलिटी बताने का काम जो होता है वो कौन करता है? थर्मोडायनामिक्स। फिजिबिलिटी बनाने का काम कौन करता है? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये हमने 11th में पढ़ा था। थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि इफ ये रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे होगा, इफ ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ये कौन से टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, और कब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ताकि ये रिएक्शन होगा। तो ये सेकंड वाला रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये सेकंड वाला रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, या कंडीशन चेंज करेंगे तो पॉसिबल है। सो सेकंड रिएक्शन इज पॉसिबल बट नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इफ हम कंडीशन को चेंज करेंगे तो ये रिएक्शन जो रहेगा वो पॉसिबल बनेगा, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल एट स्पेसिफिक कंडीशन। तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या रहेंगे, किस टेम्परेचर पे होगा, किस प्रेशर पे होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, तो ये रहेगा थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो किसी भी रिएक्शन का फिजिबिलिटी बताना है तो वो बताने का काम करता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इन्होंने बोला था कि कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब वो रिएक्शन होने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आयरन का रस्टिंग करना है, तो आयरन का रस्टिंग करने के लिए इसको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, इसको ऑक्सीजन खिलाने की जरूरत नहीं है, इसको वाटर को खिलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्या करेगा, इनके साथ रिएक्शन करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। बट सेकंड वाला रिएक्शन जो रहेगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा एट नॉर्मल कंडीशन। अब स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का रिलेशन हमने देखा था, और इसके लिए हमने डेल्टा जी का वैल्यू भी देखा था कि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, और डेल्टा जी का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या होगा,
ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में पहली बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो होती है फिजिबिलिटी, कि कब उस रिएक्शन का पॉसिबिलिटी रहेगा, कब ज्यादा रहेगा और कब कम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी बात, सेकंड जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकंड होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब, सपोज हमने बोला कि यहाँ पे दो रिएक्शन लिखे, सपोज दो रिएक्शन है या फिर दो रिएक्शन है, तो इन दोनों में से कौन से रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा, कौन से रिएक्शन का स्पीड ज्यादा रहेगा और कौन से रिएक्शन का स्पीड कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहला काम होता है रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बताने का, और एक बार ये पता चल गया कि रिएक्शन पॉसिबल है तो हम ये देख सकते हैं कि वो रिएक्शन जो रहेगा वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इफ उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब उस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा है। इफ उस रिएक्शन को पूरा होने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब उस रिएक्शन का जो स्पीड जो रहेगा वो कम है, मतलब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन में दो बातें जरूरी है, एक फिजिबिलिटी और दूसरा स्पीड। फिजिबिलिटी बताने का काम करता है थर्मोडायनामिक्स और स्पीड बताने का काम करता है काइनेटिक्स। क्या करता है? काइनेटिक्स। ठीक है, इनमें से थर्मो हमने 11th में पढ़ा था और काइनेटिक्स अभी देखेंगे। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। जैसे केमिकल थर्मोडायनामिक्स होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, वैसे ही केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हम जब उस रिएक्शन का स्पीड देखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां से हम लोग अब केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक आपको जैसे हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या बनेगा, क्या होना चाहिए? काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सही है ना? काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किस केमिस्ट्री के अंदर आता है? केमिस्ट्री को क्या किया था हमने? 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना। केमिस्ट्री हमने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बोला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर बोला था फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये थर्मोडायनामिक्स कौन से केमिस्ट्री में आता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो फिजिक्स से रिलेट करता है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो आया था। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनाया था हमने? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। सही है, तो ये किसका डेफिनेशन था? थर्मोडायनामिक्स का। क्या था? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस रिएक्शन का फिजिबिलिटी कैसे रहेगा ये बताने का काम करेगा। सही है, अब इसी का एक ब्रांच आता है, तो एक काइनेटिक्स जो रहेगा उसको मैं कहाँ पे लिखूं? फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन ही होता है, पहली बात। रही बात इनऑर्गेनिक, तो वहां पे हम लोग प्रेशर टेम्परेचर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। इसका मतलब 100% जो काइनेटिक्स होगा, ये काइनेटिक्स जो रहेगा ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सही है ना? काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। समझ गए बात को? तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन बना दिया केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो डेफिनेशन मिल गया। क्या डेफिनेशन? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब ये जो स्पीड है ना, इनको अलग अलग वर्ड से यूज किया जाता है। किसी किसी बुक में स्पीड के जगह रेट लिखा हुआ है, तो ये रेट का मतलब कीमत नहीं है। बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ज्यादा है और पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कम है। सही है? क्लियर है? समझ गए? तो ये रेट का मतलब होता है स्पीड। रेट का मतलब होता है स्पीड। रेट ज्यादा है, किसी रिएक्शन का रेट ज्यादा है मतलब उस रिएक्शन की कीमत ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि उस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होना चाहिए। या तो किसी किसी बुक में यहाँ पे वेलोसिटी को लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक्स जो है ये तीनों बातें सेम ही है। केमिस्ट्री में तो तीनों बातें सेम ही मानते हैं।
यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड या तो रेट नाम के वर्ड का यूज करेंगे, उसमें से 90% टाइम हम रेट को ही बोलेंगे। तो अभी इस चैप्टर में रेट का मतलब हमको स्पीड बोलना है, रेट का मतलब स्पीड देखना है, ठीक है। तो मैंने बोला किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ज्यादा है तो आपको ये मान के चलना है कि इस रिएक्शन का स्पीड जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन का स्पीड कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन ये आता है इस रिएक्शन का स्पीड कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब इस रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये आता है रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration of reaction, change in concentration divided by change in time, change in time, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है जहां से हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि रेट क्या रहेगा, ठीक है। अब रही बात चेंज की, तो चेंज के लिए हम दो सिंबल यूज करते हैं, चेंज के लिए दो सिंबल यूज करते हैं, कौन से, या तो हम यूज करते हैं डेल्टा या तो यूज करते हैं डेल, या तो डेल्टा या तो डेल। यहाँ पे फिलहाल हम दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। हम डेल्टा यूज करेंगे तो भी चलेगा, डेल यूज करेंगे तो भी चलेगा। फिलहाल मैं डेल्टा को यूज करता हूँ, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। हर एक चीज की तरफ ध्यान देना है, कुछ नहीं समझा है तो पूछना है। केस 1, if delta t is very high, तो क्या होगा, फिर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज को कांस्टेंट लेके चलते, क्या होगा, when delta t is very high, इसका मतलब एक रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन C1 से कॉन्सेंट्रेशन C2 होने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे डेल्टा टी, ठीक है। और उससे अच्छी बात, इस रिएक्शन में डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जब रिएक्शन में डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन बहुत स्लो रहेगा, इसका मतलब उस रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो बहुत कम होगा, इस रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन का रेट जो रहेगा इज वेरी स्लो, इस रिएक्शन का स्पीड जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, जिसको बोलेंगे कि ये बहुत ही स्लो जा रहा है, बहुत ही कम है। दूसरी बात, केस 2, इफ डेल्टा टी इज वेरी लो, तो क्या होगा, डेल्टा टी का वैल्यू बहुत कम है, मतलब डिफरेंस जो रहेगा वो बहुत कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू को फिलहाल कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब हम यही मान के चलते हैं कि सभी में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो रहा है। अब उस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार का रेट हमको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। दोनों कंडीशन ठीक है, या तो डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा रहेगा या तो डेल्टा टी का वैल्यू छोटा रहेगा, ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, सही है, एक बात। दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो चेंज इन टाइम है उसको कांस्टेंट लेते हैं, चेंज इन टाइम को कांस्टेंट लेते हैं, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है डेल्टा सी इज वेरी हाई, डेल्टा सी इज वेरी हाई, तो क्या होगा, डेल्टा सी इज वेरी हाई, तो क्या होना चाहिए,
जब डेल्टा सी का वैल्यू ज्यादा रहेगा और डेल्टा टी को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा इसका मतलब रेट जो रहेगा ये भी ज्यादा रहेगा, वेरी फास्ट। सही है। दूसरे कंडीशन में हम यहां पे लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो सिंपल सी बात है उस रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वेरी स्लो रहेगा। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन का रेट ज्यादा है और कौन से रिएक्शन का रेट कम है, ये निकालने के लिए हमको दोनों फैक्टर देखने हैं। कौन से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी देखना है और चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टाइम भी देखना है। समझ गए बात को। तो किसी भी रिएक्शन का रेट पता करना है, किसी रिएक्शन का स्पीड पता करना है, तो वहां पे दोनों बातें जरूरी है, हम एक ही बात के हिसाब से नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सपोज मैंने बोला कि डेल्टा सी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है और डेल्टा टी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा सी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, डेल्टा टी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, डेल्टा सी का वैल्यू भी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम रेट को किस हिसाब से देखेंगे, रेट को किस हिसाब से देखेंगे, जिसमें चेंज ज्यादा होगा रेट उसके हिसाब से होगा। सही है ना। डेल्टा टी भी बढ़ रहा है, डेल्टा सी भी बढ़ रहा है, लेकिन डेल्टा टी में चेंज ज्यादा है तो किसके हिसाब से जाएंगे, डेल्टा टी के हिसाब से जाएंगे। ठीक है। इफ डेल्टा सी में चेंज ज्यादा है और डेल्टा टी में चेंज कम है तो किसके हिसाब से जाएंगे, डेल्टा सी के हिसाब से जाएंगे। समझ गए बात को। तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो रहेगा ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है। किसके ऊपर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, साथ में चेंज इन टाइम के ऊपर। अब इसके हिसाब से कि उनके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना हो रहा है और उसके टाइम में कितना चेंज हो रहा है, हम केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन से है वो देखेंगे। ठीक है। अब ये देखेंगे वो 3 पार्ट कौन से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ये रेट के हिसाब से है। मतलब हमको ये देखना होगा कि चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में से किसमें चेंज ज्यादा हो रहा है। सही है। अब पहली रिएक्शन जो बोलता हूं इसमें इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, या तो हम लोग लिखेंगे यहां पे मीडियम। इसका रेट जो रहेगा वो मीडियम रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है। 3 टाइप के रिएक्शन है। ओके। तो पहले पॉसिबिलिटी क्या है, इस फास्ट रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा टी विल बी वेरी लो या तो वेरी स्मॉल। अब डेल्टा टी का वैल्यू बहुत कम रहेगा तो सिंपल सी बात है उसका रेट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ये जनरली होते हैं आयोनिक रिएक्शंस। विच रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन। तो ये जो आयोनिक रिएक्शन होते हैं उन आयोनिक रिएक्शन को होने के लिए टाइम बहुत कम लगता है। मतलब ऐसा होता है कि सपोज हमने, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने यहाँ पे A+ को मिला दिया और यहाँ पे B- को मिला दिया। ठीक है। आपने इन दोनों को मिला दिया और ये देख रहे थे कि इनका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और इनका प्रोडक्ट बनेगा AB। तो आप मेजर कर रहे हैं कि कितने AB बने। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे 100A+ यूज किया था, यहाँ पे 100B- यूज किया था। और जैसे आपने 100 पार्टिकल को मिक्स कर दिया और आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, और जैसे स्टॉप वॉच ऑन कर दिया और आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 100 के 100 आयंस जो रहेंगे वो इस AB में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। ठीक है। अब हमको ये नहीं देखना है कि प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, प्रोडक्ट तो 100 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि A+ 100 है और B- भी 100 है। हमको ये देखना है कि जैसे हमने आयंस को इनमें मिक्स किया तो इसके पहले कि आप उनके अंदर का चेंज ऑब्जर्व कर सको, प्रोडक्ट बन गया। इतना ज्यादा फास्ट होता है। इसीलिए इन आयोनिक रिएक्शन का डिटेल स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। इन आयोनिक रिएक्शन का डिटेल स्टडी करना डिफिकल्ट होता है।
क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और इसीलिए हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए ये हमारे किसी काम के नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है वेरी स्लो रिएक्शन। इन वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा टी विल बी वेरी हाई, और जब डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा तो उस रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पिछले चैप्टर में देखा था करोजन में कि रस्टिंग किस प्रकार से होता है, सही है। और रस्टिंग होने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई आयरन का पीस रख दिया और 2 दिन के बाद देखोगे तो वहां पूरा रस्टिंग हो गया। तो रस्टिंग होने के लिए सालों लग जाते हैं। ठीक है, अब रस्टिंग होने के लिए सालों लग गए तो आप क्या कर रहे थे, उस रस्टिंग का स्पीड मेजर कर रहे थे, और रस्टिंग का स्पीड मेजर करने के लिए आपने आज क्या किया, वो आयरन का जो पीस है उसको बाहर टेरेस के ऊपर रख दिया, ये सोच के कि टेरेस के ऊपर जब बारिश आएगी तब वाटर के साथ उसका कांटेक्ट होगा और ऑक्सीजन के साथ जो उसका कांटेक्ट हो ही रहा है। तो दोनों बातें होने के लिए उस आयरन के पीस को आपने उस टेरेस के ऊपर रख दिया, तो रस्टिंग होने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा रस्टिंग होने के लिए 1 साल लग गया या तो 6 महीने लग गए, मतलब उस रिएक्शन को बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है वो आती है मीडियम, जिसमें डेल्टा टी जो रहेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा, या तो हम लिखेंगे स्मॉल। तो ये रिएक्शन जो रहेगा उसको बोलेंगे मीडियम रिएक्शन या तो मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो H2O मिलेगा, साथ में O2 मिलेगा हाफ मोल। दिस इज एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। अब मैंने आपको बोला है आपको स्टडी करना है, तो इनमें से कौन से रिएक्शन को स्टडी करना पसंद करोगे? मैंने आपको बोला है कि आपको रिएक्शन स्टडी करना है और रिएक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। डिटेल मतलब वो रिएक्शन कैसे हुआ, इंटरमीडिएट कैसे मिला, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट कैसे मिला, किस मैकेनिज्म के हिसाब से गया। अब आपको उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालनी है, तो आप इनमें से किस रिएक्शन की जन्म कुंडली निकालना इजी होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन की मीडियम रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो इसीलिए हम वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि हम इसके पहले कि उसको समझें प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। हम इसकी बात करेंगे तो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो है कि उसके अंदर के चेंजेस को देखने के लिए आपको टाइम बहुत लगता है, सालों लग जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का कंप्लीट मैकेनिज्म समझने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, और वैसे भी इतना टाइम आजकल किसके पास होता है। इसका मतलब हम ना ही वेरी स्लो रिएक्शन को पढ़ेंगे, हम ना ही वेरी फास्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे। इसका मतलब हमारे रेंज की एक ही है, दैट इज मीडियम रिएक्शन। तो मीडियम रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा टी का जो चेंज रहेगा वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज्यादा छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस हिसाब से देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इस मीडियम या मॉडरेट रिएक्शन के ऊपर जाएंगे, हम लोग ना ही फास्ट रिएक्शन देखेंगे ना ही स्लो रिएक्शन। क्या आपको ये समझ में आ रहा है हम तीनों में से मीडियम के हिसाब से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मीडियम एकदम ज्यादा स्लो नहीं है जिससे आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है कि आपको उसके अंदर के चेंजेस ही देखने को ना मिले, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियम रिएक्शन को ही देखेंगे। ठीक है, तो 2 बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। पहली बात मैंने बताया कि काइनेटिक्स होता क्या है, फिर हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला याद रख लो, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपका फॉर्मूला फिक्स्ड है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम दोनों देते हैं, दोनों चेंज हो रहे, तो किसके हिसाब से, जिसका चेंज ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से हमको जाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि इनमें से किस रिएक्शन का रेट ज्यादा है और किस रिएक्शन का रेट कम है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी बात
कि ये जो रेट होता है वो कैसे होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट किसका देखने को मिल देखना है वो तो समझ में आ गया। अब देखना है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप बोलोगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन ROR के टाइप्स, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन बताता हूं कि कौन से टाइप है, फिर डिटेल में बताता हूं, ठीक है। पहला होता है इनिशियल रेट, दूसरा होता है एवरेज रेट और तीसरा होता है इंस्टेंट रेट। क्या तीनों का मतलब आपको ऐसे समझ में आ गया, डिटेल में बोलना पड़ेगा। इनिशियल रेट का मतलब क्या होना चाहिए, रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो रेट था उसको बोलेंगे इनिशियल रेट, सही है ना, क्लियर है। इनिशियल रेट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो रेट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल रेट। एवरेज और इंस्टेंट का मतलब क्या है, एवरेज और इंस्टेंट का मतलब क्या है, सपोज एक व्हीकल ए से बी यहां पे गई एंड टोटल डिस्टेंस इज 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर, और 95 किलोमीटर जाने के लिए उसको 150 मिनट्स लगे। कितना लगा, 150 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे। इससे ये पता चलेगा कि उसका 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो पर किलोमीटर हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइम निकालेंगे। तो इसको जो रेट बोलेंगे वो कौन सा बोलेंगे, मतलब पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी के जाने के लिए टाइम डिस्टेंस कितना है, 95 किलोमीटर, और 95 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उनको जो टाइम लग रहा है वो मिल रहा है 150 मिनट्स। तो यहां से यहां पे जाने के लिए हम उस कार का जो एवरेज फाइंड करेंगे वो क्या मतलब जो, ठीक है, तो स्पीड फाइंड करेंगे। वो स्पीड कौन सा होना चाहिए, एवरेज स्पीड होना चाहिए कि इंस्टेंट स्पीड होना चाहिए, कौन सा स्पीड होना चाहिए। यहां से यहां तक का जो हमने एक स्पीड मेजर किया तो वो कौन सा होगा, एवरेज होगा कि इंस्टेंट होगा, एवरेज। लेकिन मैंने बोला कि जैसे ही व्हीकल यहां पे पॉइंट सी पे पहुंची, मुझे पॉइंट सी पे उनका स्पीड चेक करना है, एट पॉइंट सी ओनली, बस पॉइंट सी पे ही मुझे क्या करना है, उस व्हीकल का स्पीड मेजर करना है। तो इस पॉइंट पे जो उसका स्पीड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंट। क्या बोलेंगे, इंस्टेंट। मतलब एकदम कम, जिसमें यहां पे गाड़ी थी और थोड़ी सी आगे चली गई, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद मुझे वहां पे क्या करना है, उसका स्पीड मेजर करना है। थोड़ी सामने की स्पीड मेजर करो और थोड़ी सी सामने की स्पीड मेजर करो। इसमें टाइम का जो चेंज है, ये डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो बहुत कम है, और जब ये डेल्टा टी का वैल्यू बहुत कम रहेगा तो ऐसे रिएक्शन में बोलेंगे कि हम वहां पे जो स्पीड मेजर करते हैं वो इंस्टेंट है। देखिए गाड़ी ए से निकल के सी तक चली गई, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो उसके लिए डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब चेंज इन टाइम ज्यादा होता है तो उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, और जब चेंज इन टाइम कम होता है तो उसको बोलेंगे इंस्टेंट। दो बातें हैं, सही है। ये इनिशियल का अभी काम नहीं आएगा, जब डेरिवेशन देखेंगे तब काम आएगा। तो क्या तीनों बातें क्लियर है, इनिशियल रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट, ठीक है। तो इंस्टेंट रेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर का होता है, इंस्टेंट रेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर का होता है। एवरेज रेट जो रहेगा वो तो डिफरेंट पॉइंट के बीच का होगा, और इनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि डेल्टा टी का वैल्यू भी ज्यादा होगा, जिससे हम उनको बोलेंगे कि हम एवरेज रेट के बारे में बोलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करने के टाइम पे मैं यहाँ पे आपको एवरेज रेट के हिसाब से लेके जाता हूँ, किसके हिसाब से, एवरेज रेट के हिसाब से लेके जाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग एवरेज रेट के हिसाब से जाएंगे, बाद में हम लोग इंस्टेंट रेट देखेंगे, और इनिशियल रेट का फिलहाल यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। तो केस 1 लेता हूं मैं यहाँ पे एवरेज रेट, ठीक है। जब हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि हम रेट किसके हिसाब से देख रहे हैं, रेट किसके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल बताता हूं मैं, यहां पे मैंने ग्राफ निकाला, हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
मतलब रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक में कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे में टाइम है। तो एट टाइम जीरो concentration of reactant will be maximum or minimum? Concentration of reactant will be maximum or minimum? क्या लगता है? It should be maximum। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे है ये maximum concentration of reactant, सही है। अब देखो एक बात और, change in time and change in concentration ये constant नहीं होता है। मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इनका जो चेंज है ना वो एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिलने वाला जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, वो ऐसा कर्व मिलेगा। ध्यान रखना, इसमें हमको ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, वो हमको कर्व मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो चेंज है वो लीनियर नहीं होता है। हाँ होता है, वो टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, वो बात तो सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा, लेकिन वो एकदम लीनियर नहीं आता इसका चेंज। काइनेटिक्स इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, जो काइनेटिक्स है ना वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से जो मिला है उसको पढ़ना है हमको। तो ये कॉन्सेंट्रेशन इतना है। अब टाइम बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? अभी तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो मिलने वाला जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा है, इस प्रकार से, सही है। सो दिस इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं रिएक्टेंट के हिसाब से जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं यहां पे मुझे दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, मैक्सिमम कि मिनिमम? क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को शुरू ही नहीं किया, टाइम जीरो है, इसका मतलब हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे ही हम लोग रिएक्शन को शुरू करेंगे टाइम बढ़ते जाएगा, और जब टाइम बढ़ते जाएगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो हमको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला तो ये वाला ग्राफ है, ये रिएक्टेंट के हिसाब से है, और दूसरा वाला जो ग्राफ रहेगा वो प्रोडक्ट के हिसाब से रहेगा। क्या ग्राफ समझ में आ गए? मतलब जब रिएक्शन को शुरू करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता है क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस प्रकार के ग्राफ हमने इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, ठीक है। हमको बस यही देखना है कि चेंज कैसे होगा, हमको बस यही देखना है कि चेंज कैसे होगा। तो चेंज हम दोनों के हिसाब से पढ़ सकते हैं, या तो रिएक्टेंट के हिसाब से या तो प्रोडक्ट के हिसाब से। अब जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बने बढ़ेगा, सही है ना। जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिएक्टेंट के हिसाब से स्टडी करें या तो प्रोडक्ट के हिसाब से स्टडी करें, दोनों सही है। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, हम रिडक्शन पोटेंशियल को भी देख सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी देख सकते हैं, दोनों के वैल्यू के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन हमने स्टैंडर्डाइज क्या माना था? रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसके हिसाब से आगे गए थे। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, हमारे पास ऑप्शन तो दोनों खुले हैं, स्टार्टिंग में दोनों के हिसाब से जाएंगे, बाद में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से जाएंगे, प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, समझे। अब देखते हैं इसमें, चलो एवरेज रेट में पहले मैं चाहता हूं एवरेज रेट पे क्या होना चाहिए, डेल्टा टी जो रहेगा वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये डेल्टा टी जो लार्ज है वो इसके हिसाब से, इंस्टेंट के हिसाब से और एवरेज के हिसाब से। इंस्टेंट में क्या होता है, डेल्टा टी का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, और एवरेज में जो डेल्टा टी होता है उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसमें केस वन में देखता हूं रिएक्टेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से, रिएक्टेंट के हिसाब से, कि रिएक्टेंट के हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए, रिएक्टेंट के हिसाब से चेंज क्या होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्या होगा, तो रिएक्टेंट का रेट फाइंड करना है, तो रिएक्टेंट का रेट R इज इक्वल्स टू माइनस DC, तो डेल्टा टी लेते हैं,
ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो जब भी हम लोग रिएक्टेंट के बारे में लिखते हैं ना, तो रिएक्टेंट में जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे नेगेटिव साइन सामने लगाते हैं। अब आपको लगा होगा कि सर नेगेटिव साइन सामने लगा दिया, आपने इन दोनों का रेशियो फाइंड किया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस चेंज इन टाइम। अब इसके सामने नेगेटिव है, इसका मतलब रेट जो रहेगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो रिएक्टेंट में साइन नेगेटिव यूज करेंगे तो रेट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो रेट का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव में आना चाहिए नेगेटिव में आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रेट नेगेटिव में कैसे हो सकता है, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि वो जो उसका स्पीड कोई जा रहा है ए से बी में तो उसका स्पीड नेगेटिव में, हाँ बहुत स्लो हो सकता है, स्पीड 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, नेगेटिव साइन क्यों यूज किया। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, ये बताने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब यही केस 2 में लगाएंगे, कहां पे, केस 2 में, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने के लिए। क्योंकि हम रिएक्टेंट के हिसाब से जा रहे हैं तो हमको रिएक्टेंट के हिसाब से सोचना है। ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये समझ में आएगा तो चैप्टर इजी है, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जैसे देखो कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे, नेगेटिव साइन को यूज नहीं करेंगे। अब मैंने आपको पूछा डीसी का मतलब, व्हाट डीसी का मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब निकालते हैं तो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे या इनिशियल माइनस फाइनल। तो क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे रेट इक्वल्स टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब रिएक्टेंट के हिसाब से जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, हम इसके हिसाब से जाते हैं। अब इनिशियली रिएक्टेंट यहां पे है, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं TI, मतलब इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे, इस इनिशियल टेम्परेचर पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा इसको बोलेंगे CI। क्या बोलेंगे, CI, सही है। फिर हमने बोला कि ये फाइनल टेम्परेचर यहां पे है जिसको हम बोलेंगे TF, और TF के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसको बोलेंगे CF। समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, यहां पे हम जो रेट निकाल रहे हैं ये पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच का निकाल रहे हैं। किसके बीच का, पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच का। और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस रहेगा इसको बोलेंगे डेल्टा T, और ये डेल्टा T का वैल्यू लार्ज है, इसीलिए हम एवरेज रेट को फाइंड कर रहे हैं। किसको फाइंड कर रहे हैं, एवरेज रेट को, ठीक है। अब आप मुझे बताओ CF और CI इनमें से किसका वैल्यू बड़ा है, CF एंड CI इन दोनों में से किसका वैल्यू बड़ा है, किसका वैल्यू बड़ा है, CI का वैल्यू बड़ा है। मतलब हम छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, हम छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये जो डेल्टा C का वैल्यू रहेगा तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा C विल बी नेगेटिव, सही है ना। तो डेल्टा C का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये डेल्टा C का वैल्यू नेगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, सो रेट विल बी पॉजिटिव, रेट विल बी पॉजिटिव, मतलब आपका रेट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बाय मिस्टेक मान लिया कि कभी रेट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन क्या हटा दो, रेट विल बी पॉजिटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेट 0 हो सकता है, रेट नेगेटिव नहीं रहेगा। तो हमने नेगेटिव साइन लगाने, किसी ने पूछा तो 2 रीजन बता सकते हैं। पहला रीजन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है इसलिए हमने रिएक्टेंट के हिसाब से नेगेटिव साइन को यूज किया। दूसरी बात, हम नेगेटिव साइन को यूज नहीं करते हैं
तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी नेगेटिव, और जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज किया। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है ना रेट का, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली पूछा जाता है। रेट कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिलेगा हमको। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द केस 1 फॉर रिएक्टर। केस 1 क्लियर है? अब मैं यहां से शुरू करता हूं केस 2। ठीक है, मैं यहां से शुरू करता हूं केस 2। अब केस 2 जो रहेगा वो किसके लिए होना चाहिए? प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए होना चाहिए? प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, R का मतलब रेट, ध्यान रखना है R स्टैंड फॉर रेट। सो दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इट विल बी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और यहां पे जो साइन रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव। अब किसी ने पूछा पॉजिटिव क्यों है, तो सिंपल सी बात बोलेंगे, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और जब कोई वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब वो प्लस में होती है, पॉजिटिव में होती है, और इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को रखा है। ठीक है। अब डेल्टा C क्या होगा? सो डेल्टा C स्टैंड फॉर C फाइनल माइनस C इनिशियल। सही है ना? C फाइनल माइनस C इनिशियल। अब इसमें देखेंगे रिएक्शन पहले यहाँ पे था T0 T इनिशियल, और यहाँ पे जो रहेगा टाइम उसको बोलेंगे T फाइनल। सो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको बोला है मैंने C इनिशियल, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा C फाइनल। समझ में आ गया? जैसे ग्राफ हमने रिएक्टर के लिए निकाला था वैसे प्रोडक्ट के लिए। तो इसको इनिशियल क्यों बोला है? क्योंकि टाइम कम रहेगा ना इनिशियल में, तो यहाँ पे टाइम कम है और इधर जा रहे तो टाइम बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, मतलब टाइम बढ़ रहा है, रिएक्शन बढ़ रहा है। रिएक्शन बढ़ेगा मतलब ये हमारा इनिशियल रहेगा, ये हमारा फाइनल। कंफ्यूज नहीं होने का कि इनिशियल किसको ले, फाइनल किसको ले। हम इधर दौड़ रहे हैं ना, तो ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल। सिंपल। हम यहाँ से इधर आते तो उल्टा हो जाता। ठीक है, ये हमारा इनिशियल, ये फाइनल, ऐसा हो जाता। कहां से कहां पे जा रहे हैं वो ध्यान रखना है, ताकि इनिशियल और फाइनल में कंफ्यूजन ना हो। अब मैं आपको पूछता हूं इन दोनों में से विच इज ग्रेटर वन। हम CF और CI इन दोनों को पूछेंगे तो किसका वैल्यू ज्यादा है? CI और CF में से किसका वैल्यू ज्यादा है? CF, मतलब CF का वैल्यू ज्यादा है। इट मींस दैट डेल्टा C विल बी पॉजिटिव। डेल्टा C विल बी पॉजिटिव, और इफ यहाँ पे डेल्टा C का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा? इसमें रेट जो रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आप रेट रिएक्टर के हिसाब से निकालो या तो आप रेट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? आप रेट रिएक्टर के हिसाब से निकालो या तो रेट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी पॉजिटिव। सो रेट हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई बात एवरेज रेट की। सही है। अब मैंने आपको पूछा कि ये जो रेट निकाल रहे हैं, इस रेट का यूनिट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए रेट का यूनिट? इस रेट का यूनिट क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन किस में निकालते हैं? मोल्स पर लीटर में। सही है ना? कॉन्सेंट्रेशन किस में निकालते हैं? मोल्स पर लीटर में। तो रेट का होना चाहिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही है, ओनली मोल्स पर लीटर नहीं रहेगा, मोल्स पर लीटर सेकंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर भी है। तो हमको दोनों के हिसाब से सोचना है, तो इस रेट का यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रहेगा मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट रहेगा सेकंड। नॉर्मली सेकंड लेते हैं, कभी कभी मिनट भी लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिनट सेकंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टैंडर्डाइज हम सेकंड में ही निकालेंगे, मिनट में नहीं निकालेंगे। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या एवरेज रेट क्लियर है? एवरेज रेट क्लियर है? ठीक है, तो ये था कि रिएक्शन का एवरेज रेट कैसे फाइंड करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से एवरेज रेट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। केस अब सेकंड वाला देखते हैं।
जिसमें हम एवरेज के बदले हम इंस्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड विल बी इंस्टेंट रेट, कैपिटल बी, दैट विल बी इंस्टेंट रेट। क्या होगा, डेल्टा टी जो रहेगा लार्ज रहेगा, स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा। डेल्टा टी विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल और लार्ज, तीन ऑप्शन आपको दिए मैंने। वेरी स्मॉल, स्मॉल रहेगा तो मीडियम रहेगा ना वो, तो इसको हम यही मान के चलते हैं कि दिस विल बी वेरी स्मॉल। अब डेल्टा टी वेरी स्मॉल रहेगा तो इन ग्राफ जो ये इंडिकेशन दिया हुआ है ग्राफ में, तो ये ग्राफ चलेंगे या दूसरे निकालने पड़ेंगे? ये ग्राफ चलेंगे या दूसरे निकालने पड़ेंगे? ये नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंस्टेंट रेट वाली बात नहीं है, यहाँ पे एवरेज रेट वाली बात है, और इसीलिए हम इन ग्राफ को यहाँ से निकाल देते हैं, इनका कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पहली बात यहाँ पे है। अब क्वेश्चन आता है पहले किसके लिए, केस 1 देख लेते हैं एज यूजुअल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 1 फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट। तो क्या होगा, हम इसमें निकालते हैं ऐसे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेट निकालना है, पॉइंट x का, पॉइंट x का। तो इसमें क्या होता है, ये निकालने के लिए हमको स्लोप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? स्लोप। स्लोप को टैन थीटा भी बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स में आता है, फिजिक्स में भी आता है। ये स्लोप वगैरह फिजिक्स मैथ दोनों में बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप जो रहेगा वो निकालना होगा। स्लोप से हमको ये पता चलेगा कि इसका रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसा रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए उसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन इज दैट रिएक्टेंट के लिए जो रेट रहेगा, इसमें मेरे पास ऑप्शन है प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सेकंड, रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। थर्ड, रेट इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी। एंड लास्ट, रेट इक्वल्स टू प्लस डी अपॉन डी टी। इसको मैंने बोला ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? इन चारों में से कौन सा सही होना चाहिए? हर किसी का व्यू अलग अलग हो सकता है, तो जरूर नहीं कि आंसर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब यह देखना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा पॉसिबल होना चाहिए। सही है, इनमें से सी वाला जो रहेगा वो सही रहेगा। क्यों? साइन नेगेटिव तो होना चाहिए रिएक्टेंट के लिए, तो ये दो तो ऐसे ही चलेंगे। कंपटीशन है बी और सी में। बी में डेल्टा यूज किया हुआ है, सी में डेल यूज किया है, और इसीलिए डेल में ये वेरी स्मॉल रहेगा, तो हम यहाँ पे डेल्टा यूज नहीं करेंगे, हम डेल को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे, डेल को। तो हम लोग इसके बाद डेल को यूज करने वाले हैं, डेल्टा को यूज करने वाले नहीं है। समझ के बात को, ठीक है। तो ये इंस्टेंट के बारे में। एक बात और, इस रेट का यूनिट क्या बोला था मैंने? यूनिट क्या बोला था? रेट का यूनिट क्या बोला था? मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही है ना? हाँ। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। कभी कभी एटीएम पर सेकेंड भी होता है। मतलब जैसे हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, वैसे ही हम चेंज इन प्रेशर भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, वैसे ही हम चेंज इन प्रेशर भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमने इस प्रकार का चेंज इक्विलिब्रियम में भी देखा था। हमने सी को भी यूज किया था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को भी यूज किया था, साथ में हमने प्रेशर को भी यूज किया था। तो प्रेशर के हिसाब से जाएंगे तो एटीएम पर सेकंड रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जाएंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से, ठीक है। तीसरी बात आती है इनिशियल रेट की। तो इनिशियल रेट में आर ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब एट टाइम टी विल बी 0।
तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे ऊपर कितना रहेगा उसको बोलेंगे इनिशियल रेट। तो जहां पे भी इनिशियल रेट की बारी आती है तो उसको हम लोग इस प्रकार से 0 लिख के शो करेंगे। ये 0 ये बताता है एट t इक्वल्स टू 0, मतलब जो t का वैल्यू रहेगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये था एवरेज रेट, इंस्टेंट रेट और इनिशियल रेट। एवरेज रेट, इंस्टेंट रेट एंड इनिशियल रेट। ठीक है।